इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर यू मस्ट नो इंग्लिश। अच्छा, क्योंकि सारा लॉ इंग्लिश में, रूलिंग्स इंग्लिश में, किताबें इंग्लिश में है। हिंदी में उतना ज्यादा आप नहीं कर समझने के लिए ठीक है वहां तक, पर जब तक आप इंग्लिश को पकड़ नहीं रखोगे सक्सेसफुल लॉयर बनना मुश्किल है। के वर्मा साहब ने मेरे वालिद साहब को बुलाया, कोर्ट रूम में ही बात हुई जी कि उसको इम्तियाज को 2.5 किताब का वकील मत बनाओ। तो दैट जेंटलमैन, उन्होंने मुझसे ये कहा कि 50 रुपए बहुत होते हैं, उन्होंने 20 रुपए रखे और 30 रुपए वापस कर दिए। क्या लोग थे, क्या लोग थे पुराने। ये हाल। यहाँ एक बात समझिए आप जी, गांधी जी का ये कहना था कि किसी भी मुल्क का नेशनल कैरेक्टर वहां के कानूनों के नंबर देखने से पता लग जाएगा आपको। आदाब। मेरा एक शेर है, तू बुलंद हो जमाने में मिसले चिराग, तू बुलंद हो जमाने में मिसले चिराग, फना भी हो तो तारीकियां मिटाकर। तारीकियां बोलते हैं अंधेरों को, यंगस्टर्स के लिए बता रहा हूं। मैं अपने गुफ्तगू में थोड़े से वोकैब का इस्तेमाल करता हूँ, हिंदुस्तानी जो हमारी जबान है उसके जो अच्छे वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं। वो मेरा मैसेज ये है कि यंगस्टर्स को वो अल्फाज पहुंचे तो उनकी वोकैब, उनका कलाम, उनके कम्युनिकेशन में उसका फायदा हो। अरेबिक में एक वर्ड है, अल्फाज है महामी, उसका मतलब होता है लॉयर और उसका असल लिटरली मतलब होता है हिमायत करने वाला। हमारे हिंदुस्तान में लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंस है और अब इंपॉर्टेंस और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहे हैं, कंपनी फॉर्मेशन हो रहे हैं। सो हमारा ये पहलू, जिस तरह हम डॉक्टर्स की राय लेते हैं, जिस तरह हम अपने हर काम में इंजीनियर्स की राय लेते हैं, हमारे लोग थोड़े से लॉ के पास जाने से कतराते हैं, डरते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो एक अल्फाज यूज करते थे, कोर्ट कचहरी से भगवान बचाए या अल्लाह बचाए। उनका मकसद इस बात से नहीं था कि आप कोर्ट कचहरी के पास ना जाएं, आप लॉयर्स के पास ना जाएं। उनका मकसद ये था कि उस जमाने में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से हम जाते थे वो ना हो, लेकिन हमें आप उससे बाहर निकलना है। जिस तरह हम एक मेडिकल प्रोफेशन का पूरा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, हमें करीब आना चाहिए लॉ और उसके बानी लॉयर्स जो हम तक लॉ को पहुंचाते हैं। उसका फायदा ये होगा कि अभी जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पार्टनरशिप्स बढ़ रही है, डीड्स बढ़ रही है, तो हमें हर अपना काम करने से पहले ही मशवरा ले लेना चाहिए लॉयर्स से। सो यू विल हैव द परफेक्ट डीड, परफेक्ट विल, परफेक्ट पार्टनरशिप डीड। ऐसा ना हो कि हम पहला किसी अनजान आदमी से मशवरा राय लेके कुछ भी कर लेते हैं, कि हम किसी ने कुछ किया, हम उससे पूछते हैं कैसे किया आपने, एंड वी डू दैट। उसके बाद जब प्रॉब्लम होती है तब हम लॉयर्स के पास जाते हैं, तब क्या होता है आपका मामला और पेचीदा हो जाता है। लेकिन अगर शुरू से ही आपके पास लीगल कंसल्टेंट, लॉयर साथ है, तो शुरू से काम आपका इतना अच्छा होगा कि आप उस जगह पे पहुंचेंगे ही नहीं कभी भी। अपने हिंदुस्तान में, आजाद भारत में थोड़ा सा ये जो हमारा पिलर है लॉ, वो आम जनता तक, आम पब्लिक तक थोड़ा एक पर्दा है, अनछूता है। तो हम चाहते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए से कि आप तक वो चीजें पहुंचा दें कि आगे अगर आप कुछ भी अपनी कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई डीड बना रहे हैं, कोई विल बना रहे हैं, तो आपको खुद पता हो कि आपको करना क्या है। मेरी खास दावत पर इस पॉडकास्ट में जबलपुर हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट इम्तियाज हुसैन साहब तशरीफ फरमा है। मैं उन्हें अहलन वसहलन कहता हूं और उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और मैं कोशिश करूंगा कि उनसे ज्यादा, ऑलमोस्ट उनकी बहुत लंबी प्रैक्टिस है, 40-50 5 डिकेड्स की, 50 साल की, तो उनसे से ज्यादा मालूमात हासिल करूं कि आप तक पहुंचा सकूं। तो हम वकील साहब को कन्वर्सेशन विद कुतुबुद्दीन सैफी में वेलकम करते हैं। वेलकम वकील साहब। थैंक्स। और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, हमारी दावत को आपने कबूल फरमाया। और मैं चाहता हूं कि आज के जमाने के यंगस्टर्स तक इस तरह हम आसानी करके लोगों को पहुंचाएं कि उनका हौसला बढ़े, कि वो जो गलतियां कर लेते हैं, लापरवाही करते हैं लोगों के इस्तेमाल में, वो ना करें। तो मैं अपने कुछ आपसे सवाल शुरू करता हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, लोगों को पता पड़ जाए आपके बारे में। वैसे आप माशाल्लाह जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, 40-50 साल की आपकी प्रैक्टिस है। सो प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट यू। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि हम उससे आगे अपना गुफ्तगू का सफर आगे बढ़ाएं। मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ वो लॉयर्स और डॉक्टर्स की फैमिली है। वाओ।
माशाल्लाह। और देखा जाए तो मैं अपनी फैमिली में थर्ड जनरेशन में 6th लॉयर हूँ। 6 लॉयर, Sixth माशाल्लाह, lawyer, माशाल्लाह, third generation। माशाल्लाह। So you are treasure to us। तो एजुकेशन में मैं हरदा का रहने वाला हूँ। इनफैक्ट जी। एक छोटी सी तहसील थी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जी जी जी। मेरी बर्थ प्लेस जो है बुरहानपुर है। और एजुकेशन मेरा हिंदी मीडियम में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी में हुआ। और हायर सेकेंडरी में आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ मैथ साइंस, फुल साइंस। और मैं जाना चाहता था इंजीनियरिंग लाइन में। अच्छा। मेरे वालिद मोहतरम मुमताज अली साहब जो है वो ही वाज ए रिनाउंड लॉयर एट द क्रिमिनल साइड एट हरदा। अच्छा। हालांकि उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हें वकील बनना है, पर डायरेक्टली उनका ये कहना था कि अगर आप इंजीनियरिंग में भी जाना चाहते हो तो आपका एजुकेशन जो है हम चाहते हैं हरदा में ही हो, हरदा के बाहर ना जी जाओ। जी। पुराने लोग पसंद नहीं करते थे कि पसंद बच्चे नहीं डर, करते। थोड़ा हाँ, डर था, खौफ था उन्हें। जी। तो हरदा में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट था। अब उसमें अगर मैं एडमिशन लेता तो 3 साल में मुझे क्या मिलता, डिप्लोमा मिलता। डिप्लोमा, जी जी। तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर आप सर्विस ढूंढो, ये करो, तो आई बेटर प्रेफर्ड कि भाई कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया जाए। तो फिर बीए में एडमिशन लिया मैंने बैचलर आर्ट्स में, वहाँ आर्ट्स कॉलेज था। उसमें भी हिंदी मीडियम की पढ़ाई थी, तो इंग्लिश लिटरेचर में एक सब्जेक्ट मैंने ऑफर किया था। अच्छा, हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम आप लोग था। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते थे? थ्रू आउट मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हायर सेकेंडरी तक। अच्छा अच्छा। और जब बीए में आया तो इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट ऑफर किया, अच्छा। ताकि अंग्रेजी जो है वो सही बनी रहे। तो बीए किया। बीए करने के बाद में फिर सोचा कि भाई बीए करेंगे, अब अगर एमए करते हैं तो आप फिर टीचिंग लाइन में जाओ। जी जी। उस जमाने में बड़ा पॉपुलर था। हाँ, एमए करके तो टीचिंग बेटर में ये जाना। है कि अपन लॉ को जाए। उस वक्त भी मेरे वालिद साहब की तबीयत भी कुछ गड़बड़ होने लगी थी, तो ये सोचा कि मेरे अंकल से वगैरह ने कहा कि इनको सपोर्ट हो जाएगा, यू बेटर जॉइन लॉ। अच्छा। तो हरदा में भी कॉलेज तो था नहीं, जी जी। तो देन आई हैड टू गो टू बुरहानपुर। अच्छा, आपने बुरहानपुर चले गए? सेवा सदन कॉलेज से मैंने जी। फिर एलएलबी की और अक्टूबर 1972 में अच्छा, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। इवन बिफोर माय बर्थ। या 13 अक्टूबर 1972 को मुझे सरहद मिली। 1972 1972 ऑलमोस्ट 54 इयर्स। और तब से विदाउट एनी ब्रेक आई एम इन प्रोफेशन। माशाल्लाह। और मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते थे, सिविल नहीं करते थे। अच्छा। तो मैंने भी उनके साथ क्रिमिनल में ही वकालत शुरू की। 2-2.5 साल तक, 2 साल करीब क्रिमिनल करते रहे। उसके बाद में वहाँ पर एक सिविल जज क्लास 1 थे, मिस्टर के वर्मा। के वर्मा साहब। जी जी। के वर्मा साहब ने मेरे वालिद साहब को बुलाया, कोर्ट रूम में ही बात हुई जी। कि इसको इम्तियाज को 2.5 किताब को वकील मत बनाओ। 2.5 किताब का वकील मत बनाओ। 2.5 किताब का मतलब ये हुआ कि इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट में आधा सिविल है आधा क्रिमिनल है, दोनों के लिए दोनों का 2.5 किताब की वकालत है। उसको सिविल भी सिखाओ, आधा अधूरा मत रखिए। आधा अधूरा मत रखो। ये किसने कहा? के वर्मा साहब। के वर्मा साहब ने, बस सिविल क्लास 1। अच्छा। अब क्या हुआ कि जो सिविल के मैटर्स फादर के पास आते थे तो वो रिफर कर देते थे सिविल लॉयर्स के पास में, तो उन्होंने फिर रिटेन करना शुरू किया। अच्छा। तो पहला मुकदमा जो आया हमारे पास सिविल का, तो क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड का एक मैटर था। हरदा में कब्रिस्तान था मुस्लिम, तो उसमें जो पोजीशन में था फकीर, अच्छा, उसने वो जमीन 1952-53 में रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदी थी। अच्छा। एंड ही क्लेम्ड ओनरशिप, और वो प्रॉपर्टी जो है वो एज वक्फ रजिस्टर हुई। तो उसने उसको चैलेंज किया कि था हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी खरीदी हुई है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, हालांकि कब्रिस्तान है जी, पर इसको एज वक्फ रजिस्टर करना गलत है। तो बोर्ड के जो सेक्रेटरी थे उस वक्त एफएसआई साहब थे, यहाँ तो मुझे याद, तो उन्होंने लेटर भेजा फादर को कि भाई मैं ये केस है और आप इसमें बोर्ड को रिप्रेजेंट करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सिविल करता नहीं, अगर आप मेरे बेटे को करना चाहो तो आपको हम सर्विसेज दे सकते हैं। ही एग्रीड फॉर इट। और मुझे ये कहा कि इससे बैठ के हम इसको नहीं जीत सकते, ये केस हम नहीं जीत सकते। हाँ, वो रजिस्ट्री वगैरह थी। अब इत्तेफाक ये हुआ कि उस केस में मैंने रिटर्न स्टेटमेंट बनाया और उसी कोर्ट में लगा के वर्मा साहब के। अच्छा, केसी वर्मा साहब के। तो उसमें एविडेंस हुई, सब कुछ हुआ। और जिस दिन आर्गुमेंट के लिए लगा, फाइनल आर्गुमेंट के लिए, तो उसमें मैंने एक अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ लीगल पॉइंट्स उठाने के लिए। तो वो ऊपर से कमेंट करते हैं, कहना पहला केस है, लगता है तुम सिविल के लॉयर बन गए। अच्छा। इसमें रिओपन नहीं हो रहा है केस, केस रिओपन नहीं होगा, लीगल पॉइंट्स आप इश्यूज फ्रेम कर दें, आई एम प्रिपेयर्ड टू आर्ग्यू द केस। जी। वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ की जी।
और उसको केस को हमने आर्गू किया और वो केस हम जीते। तो यहाँ से आप फिर क्रिमिनल के साथ साथ आप सिविल में एंटर हो गए। पहला मेरा सिविल केस था, वो हम अच्छा। जीते और उसको वक्फ डिक्लेयर किया। उसके सेल डीड से उसको कोई राइट नहीं मिलता, ये कोर्ट ने होल्ड किया। कब्रिस्तान इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द ऑलमाइटी, ऐसा उन्होंने होल्ड किया। और मजेदार बात यह है कि वो जजमेंट चैलेंज भी नहीं हुआ अपील में। अच्छा। हाँ, दैट वाज द फाइनल जजमेंट। वाह वाह। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। अच्छा, इस तरह आपसे मतलब सो इस ये वजह तो है सिविल क्या? में एक सिविल में गए। अब दूसरा सवाल ये आया कि अब सिविल प्रैक्टिस करना है, फादर तो हमारे क्रिमिनल साइड में थे, तो क्या करें। अब किसी की जूनियरशिप में तो या तो जाते हैं हम, तो वहाँ एक सिविल के लॉयर थे आर.एस. जोशी साहब। आर.एस. जोशी साहब, उनको हम लोग बाबूजी कहते थे। अच्छा अच्छा। ही वाज अ सेंट अमंग लॉयर्स। He was saint among lawyers. Saint among lawyers. Yes. such a renowned personality in civil. अच्छा। वो फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा। और खादी के कपड़े पहनते थे वो, मतलब खादी की टोपी हो गई। और कोर्ट में अलाउ था? हाँ, कोर्ट में आप करते थे, काला कोट पहन के। अच्छा, काला कोट दिक्कत नहीं उसमें। तो मेरे पास जब भी सिविल मैटर्स आते थे तो मैं उनसे कंसल्ट करने के लिए चला जाता था। अच्छा। या मैं खुद ड्राफ्ट करके उनको बताना, इसको आप करेक्ट कर दीजिए। समझ में नहीं आता तो पूछना है इसको किस तरह ड्राफ्ट करना, अगर दावा है तो जवाब, दावा है तो किस तरह करना। उनका एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ जी। मैं उनको क्यों कह रहा हूँ सेंट अमंग लायर्स। सेंट अमंग लायर्स, लवली वर्ड यू हैव यूज्ड। एक क्लाइंट आया, कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था उस केस में, तो मैं उसको लेके गया उनके पास कंसल्टेशन के लिए कि सर इसमें ये बात आ रही है और इसमें आपको गाइड कीजिए आपको किस लाइन के ऊपर चलना है। तो उन्होंने जो भी एडवाइस ये होती है कि आप ड्राफ्ट करो, मेरे को दिखा देना, मैं ऐड करूँगा। अच्छा। मैंने आपको एक बात बता दूं, मैंने कभी भी डिक्टेशन नहीं लिया सिविल में। अच्छा। मैं खुद ड्राफ्ट करके ले आता था और फिर उसको करेक्शन के लिए देता था सीनियर को, सर आप देख लीजिए करेक्शन। और ये वजह थी कि आपने बहुत अच्छे से लिटरेचर पढ़ा हुआ था। हाँ, वो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैटर था तो मैंने उनको क्लाइंट से 50 रुपए फीस दिलवाई। इट वाज समथिंग 1975-76 के बाद बता रहा हूँ आपको। तो दैट जेंटलमैन, उन्होंने मुझसे ये कहा कि 50 रुपए बहुत होते हैं। उन्होंने 20 रुपए रखे और 30 रुपए वापस कर दिए। क्या लोग थे, क्या लोग थे पुराने लोग, क्या लोग थे पुराने लोग। We should salute them, believe me, we should salute them. क्या लोग थे हमारे, क्या बुजुर्ग थे हमारे। और he never went for money. सादे उसमें रहते थे, कुछ नहीं, प्रिसाइज प्लीडिंग्स, प्रिसाइज क्रॉस एग्जामिनेशन, कोई लंबा चौड़ा नहीं। उनसे मैंने प्रिसाइज प्लीडिंग्स का आर्ट जो है सीखा। क्या बात है। और कभी भी मेरी प्लीडिंग्स जो है कभी लंबे चौड़े नहीं होते। अच्छा। हाँ, प्लेंट अगर बनाऊंगा तो शॉर्ट में, जितना जरूरी, क्योंकि क्या है जितना ज्यादा आप लिखोगे सिविल में उतना आपको प्रूव करना है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब जितना आप डिटेल में जाएंगे उतनी डिटेलिंग पर आपको वो गवाही करवाना पड़ेगी। तो वो जो आपकी पार्टी है उसके ऊपर बर्डन आता है ना ज्यादा सबूत करने का। अच्छा। मैं तो गवाही जब करवाऊंगा तो जो मेरी प्लेंट है या जो मेरा रिटर्न स्टेटमेंट है उस बेसिस के ऊपर ही गवाही कराऊंगा ना। जी जी। तो अगर उसको मैंने ज्यादा वर्णन कर दिया, जो मेरा जवाब दावा या प्लेंट मेरी 2 पेज में 3 पेज में होती है उतना ही बयान कराना है, अगर मैं उसको 10 पेज करूंगा तो उसको उतना लंबा बयान कराना पड़ेगा। तो उनके ऊपर फॉल्ट तो उसमें गड़बड़ होगी। क्रॉस एग्जामिनेशन में जितना आप तवील होगा उतनी तकलीफ है आपको प्रूव करने की। शॉर्ट रखना चाहिए। तो जितने प्रिसाइज हो सको, ये पहला प्रिंसिपल है, बी प्रिसाइज। यंग लॉयर्स को इस बात को गौर करना चाहिए, जो बच्चे परस्यू कर रहे हैं आगे अपना लॉ में करियर, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्पैक्ट करें, कंसाइज करें अपने प्लीडिंग को, ना कि बड़ा करें। आपको जब आएगा जब आपकी फैक्ट्स और लॉ के ऊपर पकड़ होगी, वो बहुत जरूरी, पढ़ाई बड़ी जरूरी है। हाँ, अब क्या हुआ जब हमने लॉ किया, जब आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मैं किताबें इंग्लिश में पढ़ता था, मीडियम मेरा हिंदी था, उसको हिंदी ट्रांसलेशन करके हम उसके नोट्स बनाते थे और मैं हिंदी मीडियम से लॉ पास हुआ। अच्छा। तो मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों जो है वो साइड बाय साइड चलती रही। मतलब जो हिंदी मीडियम से यंग बच्चे आते हैं, जो छोटी जगहों से पढ़ के आते हैं, उनके लिए कोई हिंदी कोई एक लिमिटेशन नहीं है। दे कैन लर्न बसाइड इंग्लिश आल्सो वेरी गुड हिंदी। पर जरूरी यह है कि लॉ की किताबें सब इंग्लिश में है। आई वाज फैकल्टी इंचार्ज ऑफ लॉ इन द आर्ट्स एंड गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉलेज, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, और वहाँ मैं करीब 7-8 साल तक मैं फैकल्टी इंचार्ज। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था जी कि आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो सही है,
पर मेहरबानी करके अंग्रेजी को तलाक मत देना। ये लैंग्वेज Rightly इंग्लिश said. को तलाक मत जबान तो देना। जितनी आती है उतना अच्छा। इंग्लिश आपको सीखना है, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर यू मस्ट नो इंग्लिश, अच्छा, क्योंकि सारा लॉ इंग्लिश में, रूलिंग्स इंग्लिश में, किताबें इंग्लिश में है। हिंदी में उतना ज्यादा आप नहीं कर समझने के लिए ठीक है वहां तक, पर जब तक आप इंग्लिश को पकड़ नहीं रखोगे सक्सेसफुल लॉयर बनना मुश्किल है। इसकी वजह क्या थी कि लॉ हमारी आजादी से पहले से चली आ रही थी, तो वो इंग्लिश में चला है पूरा, तो ड्राफ्टिंग भी इंग्लिश में होती है, उसके जो हिंदी ट्रांसलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किए हैं वो संस्कृताइज्ड लैंग्वेज है वो। अच्छा, वो आम हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं है, जो लीगल वोकैबुलरी है वो इट इज डिफिकल्ट, वो टफ है। अच्छा, तो इंग्लिश जो आसान होता है, तो इंग्लिश में समझना आसान है, हिंदी समझना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। टर्मिनोलॉजी जो है, लीगल टर्मिनोलॉजी जो हिंदी वाली है वो बहुत रोजमर्रा की जबान की नहीं है, वो नहीं है जो हमारी हिंदुस्तानी जो जबान है। इसलिए इंग्लिश जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स में हमेशा जी डू लाइक दिस। और दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं हम, जैसे साउथ में आप गए, कोई केस आपका साउथ में है, तो वहां पर आपका तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो वो लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। आप हिंदी में आर्ग्यू कर सकते हो, सब कर सकते हो, पर यू हैव टू नो इंग्लिश में हमको पढ़ना है और उसको सीखना और समझना है, जी, तब जाके आपको लॉ कट हो। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर मैं 7-7.5 साल की मेरी प्रैक्टिस थी हरदा में, गवर्नमेंट एडवोकेट की पोस्ट क्रिएट हुई। अच्छा, आप गवर्नमेंट एडवोकेट तो फिर मैं आई वाज द फर्स्ट पर्सन एंड परहैप्स द यंगेस्ट वन टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल गवर्नमेंट पीडीआर एट हरदा। अच्छा, यस, 2 साल तक मैं उसमें रहा, हालांकि हम नहीं चाहते थे क्योंकि ऑफिस डिस्टर्ब होता है ना। जी, तो उस वक्त जो डिसीजर्स थे उन्होंने फादर को बुला के कहा कि इसको ये आप एक टर्म जरूर करवाओ, इट विल एड टू हिज एक्सपीरियंस इन फ्यूचर एंड काम आएगा, सर्विस टू द कम्युनिटी काम आएगा। तो फिर मैं 2 साल एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1980 से अगस्त 1980 से अगस्त 1982 तक रहा मैं। अच्छा, गवर्नमेंट लीडर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, और मजेदार बात यह है कि उस दौरान फादर के खिलाफ मैंने सेशन ट्रायल लड़े। आपके खुद के फादर के अगेंस्ट आपने? वो डिफेंस लॉयर और मैं प्रोसिक्यूटर। बस, और 2-3 केसेस में कन्विक्शन भी हुआ उनके, मैं सजा भी करवाई है अपने फादर के ऐसा भी हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। जी, पर इंटीग्रिटी देखिए, लॉयर की इंटीग्रिटी ये होती है कि सामने वाला ने कभी ये शक नहीं किया कि बाप बेटे लड़न तो आपस में उनको प्रॉब्लम नॉट एट ऑल। और जिन केसेस में हम एक दूसरे के खिलाफ होते थे, जजमेंट होने के बाद फिर डिस्कशन होता था, उसके पहले तक कोई बात नहीं, लोगों के बारे में घर में कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं होती थी। क्या इंटीग्रिटी थी हमारे बुजुर्गों की, और क्या ये 2 साल फिर बाद में मजबूत लोग थे, मजबूत एकदम। ये इंटीग्रिटी जो लॉयर्स की यही काम की है। इंटीग्रिटी तो वैसे भी जिंदगी में हर चीज में होती है, पर ये प्रोफेशनल इंटीग्रिटी अपने आप में बहुत जरूरी है जी, लॉयर्स के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है। फिर जुलाई 1982 में तो तबीयत भी बिगड़ रही थी, उन्होंने कहा अपना इस्तीफा दे दो यार, बहुत हो गया, अब मैं अब कोर्ट जाऊंगा नहीं, यू हैव टू होल्ड द टॉर्च नाउ। तो यहाँ से आप प्रॉपर फिर मैं सिंगल आ गया, पर 2 साल फिर वो कोर्ट नहीं गए। अच्छा, और उस दौरान उन्होंने अपने हाथ से हैंड रिटन है पूरी बुक, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एडवोकेसी, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एडवोकेसी, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एडवोकेसी। आपके फादर ने किताब लिखी। श्रीमान का नाम आप नहीं लिया आपने अभी तक? आप मुमताज अली साहब, एडवोकेट मुमताज अली साहब। हाँ, तो उन्होंने बाई हैंड लिखी। अच्छा, और जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन एक पेज उन्होंने डिक्टेट करवाया था आपको, लास्ट पेज। जबरदस्त। और आफ्टर हिज डिमाइस मैंने उसको पब्लिश किया, उस किताब को। अच्छा, हाँ, इट्स वो पढ़ने लायक किताब है। अच्छा, हाँ, आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडवोकेसी। मैं इसके कमेंट में डाल दूंगा उस किताब का नाम, तो यंग लॉयर्स हैं वो उसे पढ़ें एक बार जरूर। हाँ, मैं उसको रिवाइज भी करना चाह रहा हूँ अभी। अच्छा, तो इंग्लिश में है वो, लैंग्वेज भी पढ़ने लायक। अच्छा, हाँ। इस बीच में क्या हुआ कि नहीं, मैं पूछा था इसी वजह से आप भी फिर बुक राइटिंग में आ गए? हाँ, मैं आया था ना, मैं उसका पहले ही हो गया था। अच्छा, क्योंकि जब मैंने 1972 में प्रैक्टिस शुरू की, उसका 75-76 में फिर हमको आया कि हमको बुक राइटिंग करना चाहिए। जी। तो मेरे से सीनियर थे, वाले साहब पे जूनियर रहते, एच.एन. गुजर एडवोकेट, अभी भी हैं एच.एन. गुजर। हाँ, वो क्रिमिनल साइड में फादर से सीखा और वकालत से भी की उन्होंने।
अच्छा। हाँ, वो तो ऐसा जो काम आए वो करना पड़ता है। जी जी। ठीक है, तो उनके साथ मिलके हमने इंडियन ईजमेंट्स एक्ट की हिंदी कमेंट्री लिखी। इंडियन ईजमेंट्स एक्ट, उसको सुखाधिकार अधिनियम कहते हैं हिंदी में। अच्छा। तो उसमें लॉ ऑफ ईजमेंट एंड लाइसेंसेस है वो, तो उसको हमने साल में हमने पूरे हरदा बार की लाइब्रेरी, बहुत ही रिच लाइब्रेरी थी, उस पर सब निकाल के फिर हम लोगों ने उसको इंग्लिश किताबों उसको हिंदी करके जी। और वो किताब लिखी। दैट वाज माय फर्स्ट बुक विद माय सीनियर एचएन गुजर साहब। वो हुई, वो पब्लिश हुई, लॉयर्स होम इंदौर ने उसको पब्लिश किया था जी। उसके बाद फिर मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक है। अच्छा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, इट इज द बैकबोन ऑफ सिविल लॉ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज द बैकबोन ऑफ सिविल लॉ। अच्छा। अगर आपको सिविल में प्रैक्टिस करना है तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ना जरूरी है। हाउ यू स्पेल इट? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसको हिंदी में कहते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। अच्छा, तो उसमें आपकी किताब है? उसमें मेरी किताब है। और भी राइटर्स ने उसमें? नहीं, वो उसमें मैंने, वो तो बहुत सारी किताब, अच्छा। ऑथर्स बहुत हैं, पर उसको मैंने कमेंट्री लिखा था इंग्लिश में। अच्छा। वो मल्होत्रा हाउस इलाहाबाद से पब्लिश हुई थी। ये मेरी 2 किताबें मैंने हरदा में पब्लिश करवाई थी। और अभी अवेलेबल है ये सब किताबें मेरे पास हैं। वो उसके बाद में एडिशन नहीं छपे हैं, फिर बाद में उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अच्छा, वापस रिवाइज कर रहे हैं? हाँ, चाह रहा हूँ उसको रिवाइज हो जाए। और उसके बाद फिर फादर की डेथ हुई, तो ये उनकी किताब जो है आर्ट ऑफ प्रोसेप्शन एडवोकेसी, उसको भी मैंने पब्लिश करवाया, पोस्टह्यूमस पब्लिकेशन है। अच्छा अच्छा। हाँ, और उस दौरान क्या हुआ कि जब मैं प्रोसिक्यूटर था, होशंगाबाद से जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे उस वक्त, ईडी देवरा साहब, उनको पता लगा कि यंग प्रोसिक्यूटर वहां पर है, तो उन्होंने 4 सेशन ट्रायल हरदा में लगाए अपने हियरिंग के लिए। 4 केसेस हरदा में लगाए। अच्छा। हाँ, हरदा में लगाए और 4 या 5 दिन का उन्होंने कैंप रखा। अच्छा। और वो चारों ट्रायल हमने 4 दिन में कंक्लूड किए, पूरी गवाही करवा के उनके कोर्ट में। तो वो वाले साहब बुला के बोले कि नहीं, इसको आप होशंगाबाद भेज दो, मैं उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कराऊंगा वहां पे। तो उन्होंने कहा साहब मेरी मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, क्योंकि आपका ऑफिस भी संभाला। हाँ, उसके बाद भी फिर मैं उनके कोर्ट में जाता रहा, तो मुझसे कह रहे थे कि हरदा इज नॉट ए गुड प्लेस फॉर यू, गो टू हाई कोर्ट। द रीजन इज कि ही वांट्स यू टू बिगर एक्सपोजर। हाँ, तो ये मैंने 1984-85 की बात बता रहा हूँ आपको। उस वक्त उन्होंने कहा तो ये गो टू द हाई कोर्ट। तो दैट्स द रीजन यू मूव टू। नहीं, वो उसमें भी लेट हुए, पर 1984 में फादर की डेथ हुई। फिर मैं चलता रहा, फिर 1994 में दिसंबर में मैं जबलपुर शिफ्ट हुआ। अच्छा, 1994 के 1 दिसंबर 1994 में पहली बार जबलपुर पहुंचा हूँ। अच्छा। हरदा से वहाँ वकालत करने के लिए। तो यहाँ से आपका फिर जबलपुर हाई कोर्ट का सफर शुरू? फिर वहां से शुरू हुआ। अच्छा। तो 22 साल मैंने हरदा में वकालत की, सिविल क्रिमिनल की। मेरे पास सबसे ज्यादा ब्रीफ्स थी उस वक्त तक जब मैंने हरदा छोड़ा है, और वो सैचुरेशन पॉइंट था, उसके ऊपर वो जा भी नहीं सकते थे। अच्छा, लोअर कोर्ट में। हाँ, ठीक है, उतना हो गया। अब हाई कोर्ट पहुंचे तो देवरा साहब रिटायर होकर हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे उस वक्त। तो जब मैं उनसे मिला तो ही वेलकम्ड मी। उन्होंने कहा तू 10 साल लेट हो गया। अच्छा। जब मैंने कहा था उसने आया तो यही ना, तो 10 साल लेट हो गया। अच्छा, उन्हें याद था कि 10 साल पहले उन्होंने जस्ट वेरी अफेक्शनेट। यानी जजेस जितने भी हरदा में रहे, दे आर वेरी अफेक्शनेट विद मी, क्योंकि काम करते थे ना हम लोग, मेहनत करते, पसंद करते थे, हार्ड वर्किंग करते थे। पुराने लोग पसंद करते थे कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अपकमिंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें हमेशा मोटिवेट करते थे। वो जजेस जो हैं, उस वक्त के जजेस के बता रहा हूँ, जूनियर लॉयर्स हैं, अगर क्रॉस कर रहे हैं और कोई गलत क्वेश्चन कर लिया तो उसका आंसर नहीं लेते थे रिकॉर्ड पे। अच्छा, ऐसा भी होता था। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, मत करो। तो प्रमोट करने के लिए अच्छे लॉयर बने। अब क्या हुआ कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे वाले साहब के साथ में, तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए कोर्ट में खड़े होते थे, तो मेरे से कहते थे कि सवाल छूट जाए ना तो मेरे को जरा बता देना कि ये पूछना है। ठीक है, अगर सवाल कोई छूट गया तो आप सजेस्ट कर देना कि भाई ये भी पूछ लीजिए। पीछे से जूनियर याद दिलाते हैं। जी, हाँ। जी। तो हम अपनी डेढ़ कल नए यंग लॉयर जी, ये सवाल जरा है, इसको पूछ लीजिए। डेंजरस क्वेश्चन, सवाल जवाब गलत आएगा इसका। देखो पूछता हूँ, पूछा, खिलाफ जवाब आया। What not to ask is more important
लॉ में व्हाट नॉट नॉट टू आस्क ये More important than what क्रॉस to ask. एग्जामिनेशन में सबसे पहला उसूल है, क्या आपको नहीं पूछना है। वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा, कहां तक पूछ के रुक जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्लो में आप गड़बड़ कर देते गड़बड़ करते, उसका एक एग्जाम्पल है। जी। एग्जाम्पल क्या है कि अमेरिकन कोर्ट्स में एक्यूज जो होता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसको बयान देना पड़ता है, सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन। इंडियन लॉ में ये नहीं, अनलेस अनटिल द एक्यूज सेज कि भाई मैं एज ए विटनेस अपीयर होना चाहता हूँ डिफेंस में, तो परमिट करते हैं, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन, अदरवाइज एक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता। तो अमेरिकन एक क्रॉस एग्जामिनेशन में छोटा सा एक्सट्रैक्ट था कि एक लेडी जो है वो ड्राइवर थी और उससे एक्सीडेंट हो गया कार का। तो जब वो इस बयान देने के लिए खड़ी हुई तो प्रोसिक्यूटर से सवाल कर रहा है, मैडम आपकी स्पीड जब एक्सीडेंट हुआ 15 किलोमीटर पर आवर होगी? हाँ हो सकती है। 20 किलोमीटर भी हो सकती है? हाँ हो सकती है। वो करते करते कहाँ पहुंचे? 60 किलोमीटर भी हो सकती है। कि मिस्टर लॉयर डोंट टेक द जोक टू फार, सब किया धरा खत्म। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? भाई आपको 40-45 तक वो मान रही है ना, आप रैशनेस सबूत करना चाह रहे हो उसकी। 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक हाँ बोलते हैं हाँ ये स्पीड हो सकती है। अब आप कह रहे हो 60 किलोमीटर भी हो सकती है, तो उसने कह दिया कि डोंट कैरी द जोक टू फार। तो जितना आपका किया धरा खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। वो रुक जाना चाहिए था उन्हें, रुक जाना चाहिए था 45 तक, 45 50 तक रुक जाना चाहिए, 90 हाँ। तो आप समझे कि मैं तो 100 तक ले जाऊंगा उस जमाने में। जी, गलत है वो। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके लिए जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे जाके आपको रुकना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फार एंड नो फर्दर, व्हाट नॉट टू आस्क नंबर 1, एंड सेकंड दिस फार एंड नो फर्दर, नो फर्दर। हाँ। और तीसरे, अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं होना, डोंट सीक एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द विटनेस अनलेस एंटिल यू आर श्योर दैट द रिप्लाई इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। और फिर धीरे धीरे क्रॉस एग्जामिनेशन करते 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 आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आप ऐसे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करना शुरू करते हो कि जिनका आंसर पॉजिटिव हो तो भी आपके फेवर में हो, नेगेटिव हो तो भी आपके फेवर में। मैं आपसे इससे और इस मामले में और वजाहत करूंगा जब मैं आपसे यंग लॉयर्स के बारे में मशवरा लूंगा। तो यहाँ तक आप जबलपुर पहुंच गए और वहां से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। वकील साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो हम जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, हम कोर्ट समझते हैं, वकील समझते हैं, लॉयर समझते हैं, उसके आगे कुछ नहीं समझते। आप जरा सी रोशनी डालिए कि इंडियन लॉ सिस्टम काम कैसे करता है और उसमें किस तरीके की लॉ, जैसे आप बार बार में अभी अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र कर रहे थे, क्रिमिनल का, सिविल का, और भी मैंने सुना रेवेन्यू होता है, कमिश्नर्स में होता है। तो थोड़ा सा आप लोग समझ पाए, आप जरा टाइप ऑफ लॉज जो है इंडियन लॉ सिस्टम में, उसको थोड़ा एलोबरेट कीजिए प्लीज। देखिए, मेनली तो क्रिमिनल और सिविल हुआ। अब इसमें क्या हुआ है, कुछ स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया। जी जी, जैसे जैसे जरूरत पड़ी जी जी, तो नए लॉज बनना शुरू। पहले इंडियन पेनल कोड था, जी जी, उसमें सब कुछ था। जी जी, आईपीसी जिसे कहते हैं। जी, अब वो धीरे से फिर क्या हुआ कि उसमें ब्रांचेस बनना शुरू हुई। जी जी, प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन आया, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट आया, जी जी, एनडीपीएस एक्ट आया, नार्कोटिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट वो आ गया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आया, नार्कोटिक्स एक्ट आया। लेकिन उसके बाद फिर पेनल कोड में भी कुछ अमेंडमेंट हुए, जिसमें और डाउरीज लॉ बना। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई, ऑफेंसेस बढ़ते गए। यहाँ एक बात समझिए आप जी, गांधी जी का ये कहना था कि किसी भी मुल्क का नेशनल कैरेक्टर वहां के कानूनों के नंबर देखने से पता लग जाएगा आपको। अगेन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कि किसी भी जिस मुल्क में कम से कम कानून होंगे वहां का नेशनल कैरेक्टर ज्यादा अच्छा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। हाँ, जितने कानून ज्यादा बनेंगे इसका मतलब वहां का नेशनल कैरेक्टर ठीक नहीं है। और हमें ठीक करने के कानून क्या के लिए बनते हैं भाई? आप क्राइम को रोकने के लिए। अब अलग अलग नए नए तरह के क्राइम बन रहे हैं, उनको रोकने के लिए आप नए नए लॉ बना रहे हैं। तो जितने लॉ बनेंगे इसका मतलब आपकी सोसाइटी उतनी गर्त में जा रही है। तो रादर देन हमें उस करेक्शन की जरूरत है। हाँ, हम फंडामेंटल करेक्शन करें रादर देन उस क्राइम या उसको रोकने के लिए उसकी लॉ बना दें। देखिए, कानून जो भी बनता है, जो पीनल लॉ है जिसको हम कहते हैं, कोई भी एक्ट हो, जी जी, पीनल लॉ जब है तो पीनल लॉ का जो ऑब्जेक्ट है वो गिल्टी को पनिश करना है।
मतलब जब ऑफेंस हो जाता है तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है, या प्रिवेंशन जैसी कोई बात है ही नहीं। तो उसके लिए लीगल एजुकेशन की जरूरत है। अच्छा। और लीगल एजुकेशन आपको मास्टर्स तो देना पड़ेगा। समझ Follow गए। me? जी जी। तो जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसकी अहमियत जब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक प्रिवेंशन नहीं होगा क्राइम का। तो लीगल अवेयरनेस जो है, उसके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी, हाई कोर्ट्स और बार काउंसिल की तरफ से भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अच्छा। जाते हैं विलेजेस में, लोगों को समझाते हैं, उनके जो लीगल राइट्स हैं उनको अवेयर कराते हैं कि भाई ये आपके राइट्स हैं,